हेलो गाइस, माय नेम इज़ अंकित दांगी। एबीसी क्लासेस भोपाल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके के साथ। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर सच न्यू वीडियोस, एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब देन डू शेयर, लाइक एंड कमेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 6, लाइफ प्रोसेसेस, और उसका टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। कैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होती हैं, क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, और ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें कि कौन ये ट्रांसपोर्टेशन करवाता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो सबसे पहले आता है इसमें कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ते हैं ब्लड को। उसी तरीके से फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन किसे कहा जाता है, विलियम हार्वे को कहा जाता है। यदि आप याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और 10th वाले बच्चों को दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि इतना डिटेल में आता नहीं है। कभी और किसी और को देखना हो तो विलियम हार्वे याद रखें कि फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन उन्हें कहते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता कौन है, ब्लड करता है। और ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें दो चीज़ें होती हैं, फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आते हैं हमारे आरबीसीज हो गए, डब्ल्यूबीसीज हो गए, प्लेटलेट्स हो गए। उसी तरीके से प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर रहता है और 6 to 8% उसमें प्रोटीन रहते हैं। और प्रोटीन में आते हैं फाइब्रोनोजिन, ग्लोबिन्स आते हैं, एल्ब्यूमिन्स आते हैं, जो कि आगे चढ़ के आप पढ़ेंगे 11th क्लास में चैप्टर में, ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसके डिटेल में। अभी सिर्फ इतना काफ़ी है कि ब्लड में दो चीज़ें होती हैं, एक प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। सो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजन वेस्ट को। ये तीनों चीज़ों को करता है। कभी आपसे पूछें कि क्या ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, तो जी नहीं, ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। ऑक्सीजन को कैरिड करती हैं आरबीसीज, रेड ब्लड कार्पसेल्स, और इन्हीं के द्वारा ऑक्सीजन जो रहता है वो ट्रांसपोर्ट होता है। अब इन सब के लिए कभी हमारे पास ब्लड है सर्कुलेशन के लिए, तो उसके लिए हमको पंपिंग ऑर्गन की भी ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से ब्लड इस तेज़ी से पंप किया जाए ताकि वो पूरी बॉडी में पहुंच सके। अपने आप तो होगा नहीं, कभी ब्लड पंप नहीं होगा, कभी इसको प्रेशर से छोड़ा नहीं जाएगा तो वो पूरी जगह पे पहुंच नहीं पाएगा, जिसके लिए हमको चाहिए रहता है एक पंपिंग ऑर्गन, जो कि वो रहता है हमारा हार्ट। हार्ट को हम पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं। अब हार्ट के बारे में देखें तो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसको हम मस्कुलर पंप भी बोलते हैं। हार्ट में जो है मसल्स ही होती हैं, बोन वगैरह होती नहीं है, सो इसलिए इसको मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं और मस्कुलर पंप बोलते हैं। डेट हेल्प्स टू मेंटेन द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। पूरी बॉडी में जो फ्लो रहता है ब्लड का वो बना के रखता है। शेप की बात करें, हार्ट का शेप क्या होगा, तो हमारी बंद मुट्ठी के बराबर जैसा दिखता है हमारा हार्ट। कभी हमने क्लिंज्ड फिस्ट करके देखी है आप वहीं पे, तो आपको दिख जाएगा कि हार्ट का शेप ये होगा और इसी तरीके से इतना ही होगा। पोजीशनिंग की बात करें कि पोजीशन क्या हो सकता है, तो सेंट्रली लोकेटेड हमारी थोरेसिक कैविटी जो होती है, लंग्स के आगे जो थोरेसिक कैविटी होती है उसमें सेंट्रली, बिल्कुल सेंट्रल में प्रेजेंट रहता है, स्टर्नम के पीछे, लेकिन हल्का सा लेफ़्ट की तरफ थोड़ा टिल्ट रहता है, झुका हुआ लेफ़्ट की तरफ रहता है हार्ट। हार्ट में पोजीशन की बात करें तो प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस देखें तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड में। और हार्ट जो रहता है वो 4 चैम्बर का होता है, जिसमें राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल आते हैं। जैसा कि मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको, राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ़्ट एट्रियम है और लेफ़्ट वेंट्रिकल है। और बाकी सुपर वेना कावा भी होती है और इन्फीरियर वेना कावा होती हैं, ये सब के बारे में भी अपन पढ़ने वाले हैं। ये है, ये क्लास 10th का ही है, जिसमें कि पूरा जितनी भी प्रोसेस है कि कैसे ब्लड जो है वो आता है, इसके बाद डीऑक्सीनेटेड होने के लिए कहाँ जाता है, ऑक्सीनेट होकर कहाँ आता है, तो ये सब पूरा दिया हुआ है। लेकिन इससे पहले मैं आपको अच्छे से एक बार अपनी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। इस डायग्राम को देखिए एक बार।
यहाँ पे 4 चेम्बर दिए हैं, राइट एट्रियम दिया है, राइट वेंट्रिकल दिया है, लेफ्ट एट्रियम दिया है और लेफ्ट वेंट्रिकल दिया हुआ है। इसकी बात करें तो ये 4 चैम्बर हैं, इनमें ब्लड आता है, कौन से चैम्बर में कौन सा ब्लड आता है, इस सब के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर दिया हुआ है वेना कावा फ्रॉम द अपर बॉडी। तो वेना कावास का क्या काम होता है, 2 वेना कावा होती हैं, देख लीजिए। एक होती है वेना कावा अपर बॉडी के लिए होती है और एक वेना कावा होती है लोअर बॉडी के लिए। तो लोअर बॉडी और अपर बॉडी से क्या मतलब है कि हमारा जो सेंट्रल एक्सेस है उससे ऊपर हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है अपर बॉडी है और लोअर बॉडी, 2 पार्ट में हम डिवाइड है। तो अपर बॉडी का जितना भी इम्प्योर ब्लड होगा सारा का सारा वो आएगा सुपीरियर वेना कावा में, जिसको अपर बॉडी वाला जो वेना कावा है उसको सुपीरियर बोलते हैं और नीचे वाले को इन्फीरियर बोलेंगे। सुपीरियर ऑब्वियस सी बात है कि सुपीरियर अपन ऊपर के लिए बोलते हैं और इन्फीरियर नीचे के लिए बोलते हैं। तो ऊपर ऊपर के लिए अपन बोलेंगे सुपीरियर, सुपीरियर वेना कावा, और नीचे के लिए बोलेंगे अपन इन्फीरियर वेना कावा। तो जितने भी बॉडी ऊपर वाली बॉडी का जो इम्प्योर ब्लड है सारा का सारा सुपीरियर वेना कावा में आएगा और नीचे बॉडी का जितना भी इम्प्योर ब्लड है वो आएगा इन्फीरियर वेना कावा में। अब इम्प्योर और प्योर ब्लड का देख लेते हैं एक बार। प्योर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होगा, इम्प्योर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। उसी तरीके से ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड यूज़ भी करना पड़ेगा यहाँ पे वर्ड्स, ताकि अच्छा लगे थोड़ा। कभी अपन राइटिंग लिख रहे हैं, एग्ज़ाम में पेपर लिख रहे हैं, तो ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड का यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा सही होगा एज़ कम्पेयर टू प्योर एंड इम्प्योर। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड दैट मीन्स कि उसमें ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि उसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन है, कम है, और लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। उसी तरीके से ऑक्सीनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है। ठीक है, देख लिया कि वे सुपीरियर वेना कावा इन्फीरियर वेना कावा को समझ लिया कि जो अपर बॉडी वाले के लिए है जितना भी ब्लड लाएंगे तो वो लाएंगे सुपीरियर वाले में, और जो भी इन्फीरियर बॉडी के लिए है जो भी नीचे से आएगा ब्लड वो आएगा इन्फीरियर वेना कावा में। सुपीरियर मतलब ऊपर, इन्फीरियर मतलब नीचे। ठीक है, ये राइट साइड का होगा। इसमें लेफ्ट साइड में देख लेते हैं आप एक बार और, जिसमें आता है लेफ्ट एट्रियम, आता है लेफ्ट वेंट्रिकल आता है। ये तो 2 चैम्बर हो गए। इससे ऊपर आता है, सबसे ऊपर आता है अयोर्टा। तो अयोर्टा जो है वो एक सबसे बड़ी कैपिलरी आर्टरीज है, लार्जेस्ट के आर्टरीज बोलेंगे अपन अयोर्टा को, क्योंकि यहाँ से जो रहता है पूरा ब्लड, प्योर ब्लड जो रहता है वो सर्कुलेट होता है, हार्ट पंप करेगा यहाँ से, पूरा हार्ट का जो प्योर ब्लड है वो अयोर्टा से पूरा जाएगा आर्टरीज़ में, कैपिलरीज़ में, छोटी छोटी आर्टरीज़ और कैपिलरीज़ में जाएगा। इसके बाद 2 चीज़ और हैं यहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरीज़ हैं और पल्मोनरी वेन्स हैं। इनको ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जितने भी बच्चे हैं सबको पता होगा कि आर्टरीज़ प्योर कैरी करती है, प्योर ब्लड कैरी करती है, और वेन्स जो रहती हैं वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं। लेकिन यहाँ पे आके उल्टा हो जाता है। जब पल्मोनरी आर्टरीज़ की बात करती हैं तो ये पल्मोनरी आर्टरीज़ जो रहती हैं इम्प्योर ब्लड कैरी करके लंग्स के पास लेके जाती हैं, और लंग्स से जो प्योर ब्लड रहता है वो पल्मोनरी वेन्स यहाँ पे लेके आती हैं हार्ट के पास प्योर ब्लड। तो सिर्फ हार्ट में आर्टरीज़ और वेन्स का उल्टा पुल्टा हो जाता है, बाकी पूरी बॉडी में आर्टरीज़ जो रहती हैं वो कैरी करती हैं प्योर ब्लड, और वेन्स जो कैरी करती हैं वो इम्प्योर ब्लड। बीच में एक सेप्टर रहता है, सेप्टम बोलेंगे इसको, ये डिवाइडिंग वॉल रहती है ताकि जो ब्लड, इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड है उसकी मिक्सिंग ना हो पाए। तो ये आपने देख लिया अच्छे से एक बार। अब ज़रा अपन एक बार और इसको समझ लेते हैं बड़े ध्यान से कि पूरी बॉडी का इम्प्योर ब्लड कहाँ पे आएगा, 2 पार्ट से आएगा, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से। सुपीरियर वेना कावा में जब आया पूरा इम्प्योर ब्लड तो ये आएगा सबसे पहले राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम में आने के बाद यह जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पम्प्ड होगा और ये जाएगा लंग्स के पास। अब एक चीज़ यहाँ पे और देख लीजिएगा, जब आप लैंग्वेज में लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट। जब रिलैक्स करेगा राइट एट्रियम तो क्या होगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब क्या होगा। तो इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। स्पॉन्ज बॉल जो आती है स्माइली वाली येलो वाली, तो स्पॉन्ज बॉल में आप देखिएगा
कि जब आप उसको स्क्वीज़ करोगे, जब उसको आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे, उसको दबाओगे तो वो बिल्कुल सिकुड़ जाएगी, और जब उसको वैसे ही छोड़ोगे तो वो पूरी फूल जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है कि जब राइट एट्रियम में जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा नीचे की तरफ, और जब वो रिलैक्स करेगा तो वो पूरा ब्लड सुपीरियर वेना कावा से उसके पास आ जाएगा। अब वो बॉल को, कभी आपके पास बॉल हो तो उसको देखना और उसको पानी के पास जाना, एक बाल्टी में भरना, और देखना कि जब वो बॉल को आप, पहले उस बॉल को आप पानी में डाल देना, पूरी तरीके से वो भीग जाएगी, गीली हो जाएगी, तो थोड़ी भारी भी हो जाएगी वो। जब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन्स आप उसको दबाओगे तो उसका सारा पानी बाहर निकल जाएगा। उसी तरीके से उस बॉल को जब आप वापस पानी में डाल दोगे, उसको पकड़ के और छोड़ दोगे पानी में, तो वो जितना भी पानी होगा वो सारा का सारा वो वापस से सोख लेगी। तो जब आपने उसको रिलैक्स किया तो सारा का पानी आ गया, और उसको कॉन्ट्रैक्ट किया तो सारा पानी निकल गया। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है कि जब राइट एट्रियम रिलैक्स होगा, दैट मीन्स कि उसमें जितना भी सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा का ब्लड है, इम्प्योर ब्लड, वो उसमें आ जाएगा। और जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका जितना भी ब्लड है, इम्प्योर ब्लड, वो आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में उसके नीचे। ठीक है। अब उसी तरीके से राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ का सारा पूरा ब्लड जो है, इम्प्योर ब्लड, वो पम्प्ड होके कहाँ पे जाएगा, प्यूरिफिकेशन के लिए। प्यूरिफिकेशन के लिए वो जाएगा लंग्स के पास, लंग्स के पास वहाँ से ऑक्सीनेटेड ब्लड उसमें ऐड हो जाएगा, और वहाँ से कौन लेके आएगा, उस लंग्स से इम्प्योर ब्लड यहाँ से गया, वो प्योर हो गया, और उस प्योर ब्लड को लाने का काम किस करेगा, पल्मोनरी वेन्स का काम रहेगा। पल्मोनरी वेन्स लंग्स से लेके आएगी लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में लेके आएगी। अब यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम जो है वो रिलैक्स करेगा, जब लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करेगा तभी तो ब्लड आएगा। जैसे ही अपन ने बॉल का एग्जांपल देखा था कि अपन ने बॉल को जब अपन ने रिलैक्स करा तो उसने सारा पानी अंदर सोख लिया। उसी तरीके से जब लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करेगा तो पल्मोनरी वेन से सारा का सारा प्योर ब्लड आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो सारा का सारा ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा, उसी के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड नीचे आएगा, दैट मीन्स कि लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या किया, उस टाइम पे रिलैक्स किया है। जब आप बॉल को छोड़ोगे, बॉल को जब आप पानी के अंदर ले जाके छोड़ोगे तो सारा का पानी सोख लेगा। उसी तरीके से जब लेफ्ट वेंट्रिकल उसको रिलैक्स करेगा तो सारा ब्लड का ब्लड, प्योर ब्लड उसमें आ जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड आ चुका है। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा अयोर्टा में, और अयोर्टा से पूरा ब्लड पंप होके सर्कुलेट हो जाएगा पूरी बॉडी में। तो ये तो था सिंपल सा, एक मैंने स्ट्रक्चर बता दिया कि इस तरीके से काम करता है। अब ज़रा हम ये थ्योरी पढ़ लेते हैं एक बार कि थ्योरी में क्या क्या दिया हुआ है। तो थ्योरी में दिया हुआ है, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स comes to the thin walled upper chamber of the heart on the left atrium। हमने देखा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स के पास था, अब ये जो इसमें दिया हुआ है ये सीधे उन्होंने स्टार्ट किया है कि लंग्स से जो ब्लड आ रहा है वहाँ से, ये नहीं बताया स्टार्टिंग का कि कैसे पूरा ब्लड गया। मैंने बताया वो कि राइट वेंट्रिकल में जो भी ब्लड आया था, इम्प्योर ब्लड, वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज लेके जाएंगी लंग्स के पास फॉर प्योरिफिकेशन के लिए। अब वहाँ से आप कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चेम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट साइड, द लेफ्ट एट्रियम। तो जितना भी लंग्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो सारा का सारा पल्मोनरी वेन्स लेके आएंगी लेफ्ट एट्रियम में। अब द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स, जब लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करेगा तभी वो सारा का सारा ब्लड आएगा। ठीक है, ये रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट वाला समझ जाना आप, नहीं तो एक बार और रिपीट करके देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लेफ्ट एट्रियम जो है पूरा रिलैक्स करेगा तो पूरा का पूरा ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। इसके बाद इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स वाइल द नेक्स्ट चेम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्सेस। जब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा और जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो सारा का सारा ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू इट। तो सारा का सारा ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ चुका है। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स इन इट्स टर्न,
द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द बॉडी। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल अपना कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पूरा का पूरा ब्लड जो है आयोटा से होते हुए वो पूरा बॉडी में पंप्ड हो जाएगा। इसके बाद आता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चेम्बर ऑफ द राइट एट्रियम। अब मैंने बताया था उस टाइम पे कि जब जो वेना कावा हैं दोनों सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा हैं वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आएंगी राइट साइड में, मतलब राइट एट्रियम में लेके आएंगी। उस टाइम पे राइट एट्रियम रिलैक्स होगा तभी ब्लड आएगा। सिंपल सी बात है कि जब किसी को ब्लड लाना है तो वो रिलैक्स होगा और किसी को ब्लड भेजना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ब्लड निकल जाएगा, रिलैक्स करोगे तो ब्लड आ जाएगा। तो ये रिलैक्स करेगा राइट एट्रियम में तो ब्लड आ जाएगा। एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है वो उसके लोअर चेम्बर जो कि राइट वेंट्रिकल है, उसके नीचे राइट वेंट्रिकल है, तो वहाँ पे वो सारा का सारा ब्लड आ जाएगा। दैट मीन्स कि राइट वेंट्रिकल उस टाइम पे क्या है, डायलेट मतलब रिलैक्स कर रहा है। रिलैक्स करेगा तो राइट सारा का इम्प्योर ब्लड इसमें आ जाएगा। दिस ट्रांसफर्स ब्लड टू राइट वेंट्रिकल विच इन टर्न पम्प्स इनटू द लंग्स फॉर द ऑक्सीनेशन। इसके बाद जो राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा लंग्स के पास फॉर ऑक्सीनेशन। उसमें ऑक्सीनेशन होगा, दैट मीन्स कि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, वो प्योर हो जाएगा और उसके बाद वापस से वो साइकिल रिपीट हो जाएगी। वहाँ से पल्मोनरी वेन्स वापस से लेके आएगी उसको लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा आयोटा, आयोटा से हो जाएगा पूरा पम्प्ड और पूरा इम्प्योर ब्लड आ जाएगा दोनों वेना कावा से राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर पम्प्ड होके जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा लंग्स में और लंग्स से वापस प्योरीफाई होके वो आ जाएगा पल्मोनरी वेन से हार्ट में। तो इस तरीके से पूरा ये सिस्टम चलता रहता है। एक चीज़ और देख लीजिए कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल से रहती हैं वो उनकी जो मस्कुलर वॉल से रहती हैं वो थिकर रहती हैं क्योंकि उनको पंपिंग का काम रहता है। क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल रहती है वो ब्लड को पंप करती है आयोटा में और जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप करती है लंग्स के लिए। तो इनकी जो मसल्स रहती हैं वो थोड़ी थिकर रहती हैं एज़ कम्पेयर टू एट्रियम। एट्रियम की थोड़ी थिन रहती है और इनकी थिक रहती है। तो बच्चे ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, थिक थिन इन सब का देख लेना, रिलैक्सेक्स और कॉन्ट्रैक्ट इनका अच्छे से यूज़ करना ताकि तुम्हारा जो आंसर होगा वो अच्छा लगेगा थोड़ा। इसके बाद इसमें वॉल्स भी होते हैं ताकि बैक फ्लो ना हो पाए। जब राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा नीचे की तरफ लोअर साइड में, तो अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हो सकता है कि ब्लड वापस राइट एट्रियम में पहुंच जाए, इसलिए यहाँ पे वॉल्व रहते हैं, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व रहते हैं। तो वो जो रहते हैं उस टाइम पे वो लग जाते हैं ताकि बैक फ्लो वापस नहीं हो पाए। उसी तरीके से जब लेफ़्ट एट्रियम से प्योर ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है तो वहाँ पे भी वॉल्व रहता है ताकि बैक फ्लो ना हो पाए। जब क्योंकि लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल को तो कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा ब्लड को पंप्ड करने के लिए, तो उस टाइम पे यहाँ पे लेफ़्ट और राइट में कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे बैक फ्लो से बचने के लिए वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। सो थैंक यू गाइस, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। इसके बाद आगे क्लासेस में मिलते हैं। थैंक यू।